कैटेगरी ऑफ प्रोटीन इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ठीक है, पहले जो कैटेगरी बताई थी वो किस पे डिपेंड थी, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के बेसिस से जितने भी प्रोटीन है उनको एक कैटेगरी है एंजाइम। एंजाइम वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हो गए जो सभी के सभी कोई भी रिएक्शन में एनर्जी को रिड्यूस करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेंगे और जितनी भी रिएक्शन है वो शॉर्ट टाइम में होगी। सो ये जितने भी कंपाउंड है उन सभी को क्या कहेंगे, एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को जो प्लांट में रहता है। ठीक है, देन सेकेंड कैटेगरी हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को दूसरा नाम रहता है रेगुलेटर्स। ये वो कंपाउंड है जो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। One of the example is insulin, which controls blood sugar level. Another example is growth hormone, which is responsible for the development and metamorphosis of organism or animals. Okay. Pause. Okay. Growth hormone, which are responsible for the development of body or, in short, metamorphosis. Another example is transporting. Then the proteins which are responsible for the transportation of compounds or molecule inside a cell or inside a body. One of the example is serum albumin, जो अपना humans में present रहता है, and hemoglobin, which is responsible for transportation of oxygen. और hemoglobin कहाँ पे रहेगा? Inside RBC. सो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो रहता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन, स्टोरेज। केसिन, ग्लूटेलिन एंड ग्लोबुलिन्स, ये जितने भी प्रोटीन है ये क्या हुआ, स्टोरेज प्रोटीन, जो अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और जिनको स्टोर किया जाता है। केसिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, मोर स्पेसिफिकली काउस या फिर जितने भी कैटल्स रहते हैं। दूसरा ग्लूटेलिन्स जो प्लांट में रहता है एंड ग्लोबुलिन्स जो प्लांट और एनिमल दोनों में रहता है, बट मोर प्रीडोमिनेंट इन केस ऑफ एनिमल। अनदर कैटेगरी इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। The protein which are responsible for the movement of a cell or movement of an organelle, organelle नहीं, organ. So अपने मसल में जो प्रोटीन रहते हैं वो सभी कौन से रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन जो प्रीडोमिनेटली अपने मसल बनाते हैं, एंड ट्यूबुलिन जो सीलिया और फ्लैजेला में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन और स्ट्रक्चरल कन्फाइनमेंट ऑफ अ सेल और एन ऑर्गन। कोलेजन जो अपनी स्किन में प्रेजेंट रहता है, कोलेजन इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल। अपने स्किन में ये जो भी पफिनेस आता है या जो भी ग्लो आता है वो किसकी वजह से आता है, कोलेजन की वजह से आता है। ठीक है, जब भी कहीं पिंपल आते हैं तो पिंपल जब आते हैं तो वो उस सेल को डैमेज करते हैं। तो जो सेल को पिंपल डैमेज कर रहा है वो सेल उसके बाद कोलेजन नहीं बना सकते, जिसकी वजह से अपने चेहरे पे स्कार्स आते हैं। ठीक है, इधर है। सो ये जो भी स्कार्स है वो क्या आते हैं, क्योंकि पिंपल की वजह से वहां पे कोलेजन नहीं बनता और कोलेजन की वजह से ये जो भी स्किन का थिकनेस जो है वो मेंटेन रहता है और अपने कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा केराटिन जो अपने हेयर और नेल्स में प्रेजेंट रहता है। दूसरा इलास्टिन जो भी अपने बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और ऑसिन जो अपने बोन्स में प्रेजेंट रहता है। सो ये जितने भी प्रोटीन्स है ये अपने स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन या बॉडी के स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसकी वजह से अपनी बॉडी या फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बन सकते। देन प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो प्रोटेक्शन का या इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं। वन ऑफ एग्जांपल इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जितने भी अपनी एंटीबॉडीज है। ठीक है, जो अपने 5 एंटीबॉडीज है वो सभी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का डेरिवेटिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, और थ्रोम्बिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग में जो पाथवे रहता है उस पाथवे की स्टार्टिंग पॉइंट या उस पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, थ्रोम्बिन। ओके, ये हुआ कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, ये जितने भी एंजाइम्स है। ठीक है, ये किसका नॉमेनक्लेचर हुआ, एंजाइम्स का। ये लास्ट वाला पार्ट जो है वो रह गया था तो ये रिपीट किया। उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर, ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम सबको पता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रहते हैं, तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। स्टार्टिंग में ये जितने भी एंजाइम थे उनको कौन से सब्सट्रेट पे एक्ट करे उसके हिसाब से नाम दिया जाता था। ठीक है, या वो कौन सी टाइप की रिएक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसको नाम दिया जाता था। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस जो हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, और जैसे अमाइलेज जो सबस्ट्रेट अमाइलिन अमाइलोपेक्टिन है
कार्बोहाइड्रेट में एक स्टार्च एग्जांपल है। तो स्टार्च में जो ब्रांच चेन रहते हैं वो किससे बनते हैं? अमाइलोपेक्टिन से। तो ये जो अमाइलोपेक्टिन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगता है वो हुआ अमाइलेज। सो ये अमाइलेज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम काम करता है, तो उसके सबस्ट्रेट के ऊपर उससे नाम दिया गया। अब उसके बाद नए नॉमेनक्लेचर के अनुसार जितने भी एंजाइम रहेंगे उनके एंडिंग में ASE लगेगा। एंड एंजाइम शुड एंड विथ ASE। इसको क्या कहेंगे? सफिक्स, जो एंड में ऐड कर रहे हैं। अब ये एंड में ऐड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का पार्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दे कैन आइदर डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट दे आर एक्टिंग ऑन और द केमिकल रिएक्शन दे आर एक्टिंग ऑन। एक तो दोनों चीजें मिला के भी एंजाइम का नाम रख सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक चीज को मिला के भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज, तो अमाइलोपेक्टिन पे काम कर रहा है इसलिए उस एंजाइम को नाम क्या दिया? अमाइलेज। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है तो इसलिए उस एंजाइम को क्या नाम दिया गया? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन और द सबस्ट्रेट। अब इसके बाद मॉडर्न नॉमेनक्लेचर जो है उसमें कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए गए, और ये रूल्स कौन बनाता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड ये बायोमोलिक्यूल है, मतलब एक लिविंग सेल के अंदर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। सो इन्होंने हर एंजाइम को 4 डिजिट दिए, उसको कहते हैं एंजाइम कमीशन नंबर। ठीक है, सो ये जो एंजाइम, हर एंजाइम को 4 डिजिट से डिनोट किया जाता है डाटाबेस में, और ये जो 4 डिजिट्स है इनको क्या कहते हैं? एंजाइम कमीशन नंबर, जिसमें हर एंजाइम को 4 डिजिट दिए जाएंगे। पहला नंबर क्या डिनोट करता है? कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो बायोकेमिस्ट्री यूनियन जो है एंजाइम्स को 6 कैटेगरी में स्पेसिफाई करती है: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेसेस। सो पहला जो डिजिट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये चारों क्लास में से कौन सा रहेगा। फर्स्ट डिजिट डिनोट्स क्लास, सेकंड डिजिट डिनोट सब क्लास, थर्ड डिजिट सब डिवीजन एंड फोर्थ डिजिट सीरियल नंबर। ठीक है, मतलब ये सब कैटेगराइजेशन करने के बाद उसमें कितने एंजाइम आएंगे, तो 1 2 3 4, ये उसका क्या हो गया? सीरियल नंबर। और इस सब को क्या कहेंगे? एंजाइम कमीशन नंबर, और शॉर्ट में कहते हैं EC नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर और EC शॉर्ट में। ओके, तो इसमें से सबसे पहली कैटेगरी ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेसेस, जो रेडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, CYT मींस साइटोक्रोम, एंड ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट करता है। सो ये वो ग्रुप है एंजाइम का विच कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। 2 सबस्ट्रेट के बीच में ये रिएक्शन कैरी आउट करता है। सेकंड कैटेगरी ट्रांसफरेजेस, जो ग्रुप ट्रांसफर करता है। वन एग्जांपल इज हेक्सोकाइनेसेस। ठीक है, सो हेक्सोस मींस जो 6 कार्बन वाली रिंग है, मोस्टली ये वर्क किस पे करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे। सो कार्बोहाइड्रेट में ये जो 6 नंबर रिंग है उसमें काइनेसिस करेगा और ग्रुप ट्रांसफर करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेसिस। सो हेक्सोकाइनेसिस कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन सबस्ट्रेट। हाइड्रोजन छोड़ के दूसरा कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफर करेगा। हाइड्रोजन ट्रांसफर के लिए दूसरे एंजाइम्स रहते हैं। थर्ड कैटेगरी हाइड्रोलेसिस, उसका एक एग्जांपल है अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस। सो दिस एंजाइम carry out hydrolysis of ester, ether, peptide and glycosidic bond। ये जितने बॉन्ड यहाँ पे दिए हैं उन सब का हाइड्रोलिसिस करता है। That's why they are called hydrolases। फोर्थ कैटेगरी लाइजेस, which catalyzes removal of group। ठीक है, ये ग्रुप रिमूव करता है, बट अदर मैकेनिज्म देन हाइड्रोलिसिस। ग्रुप जो है वो ये भी ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसफरेज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ट्रांसफरेज और इस एंजाइम की एक्टिविटी में फर्क रहता है। यहां पे सिर्फ ग्रुप ट्रांसफर होगा थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस, बट लाइजेस जो रहते हैं वो हाइड्रोलिसिस छोड़ के दूसरे मैकेनिज्म से ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड। ये लाइजेस एंजाइम जहां पे भी काम करेगा वो एंजाइम ग्रुप रिमूव करने के बाद वो 2 सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड कैरी आउट करेगा। ठीक है, सो ये फर्क रहता है लाइजेस और ट्रांसफरेज में। ये डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं करता और लाइजेस डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। ये हो गई फोर्थ कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट आइसोमरेजेस, फिफ्थ कैटेगरी, विच कैरी आउट द इंटर कन्वर्शन ऑफ आइसोमर। ठीक है, सो जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड पोजिशनल आइसोमर्स, ये 3 टाइप के आइसोमर्स जो है उन दोनों के इंटर कन्वर्शन के लिए कौन यूज होगा? आइसोमरेजेस।
ओके। एंड लास्ट लाइगेसेस, जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, डीएनए के दो स्ट्रैंड रहते हैं, दोनों स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड से बने, तो इनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा? लाइगेसेस। या कोई भी बायोमोलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उन सभी को क्या कहेंगे? लाइगेसेस। ये हुआ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब ये जो भी एंजाइम कमीशन नंबर है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम कमीशन नंबर 3, पहला डिजिट कौन सा है? 3 मतलब कौन सी कैटेगरी हो गई? हाइड्रोलिसिस। और ये जो भी क्लासेस की कैटेगरी है इसी सीक्वेंस में रहेगी। लाइगेसिस 6 नंबर पे ही रहेगा, लाइगेसिस फर्स्ट नंबर पे अपन नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा? ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड नंबर पे ट्रांसफरेज, थर्ड इस पे हाइड्रोलेज, फोर्थ इस पे लाइजेस, फिफ्थ पे आइसोमरेज और सिक्स्थ पे लाइगेस। ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। पहला डिजिट क्या डिनोट करता है? इन 6 में से कौन सी कैटेगरी है? 3 नंबर है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है? हाइड्रोलेज। 3.4 है, तो 4 क्या हुआ? सब क्लास। और ये कौन सा सब क्लास है हाइड्रोलिसिस का? विच एक्ट्स ऑन अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कौन सा? बिटवीन टू अमाइनो एसिड और टू अमीनो एसिड। तो प्रोटीन के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है ये उसके ऊपर एक्ट करेगा। कौन सा? 4 सब क्लास वाले एंजाइम। 3.4.11, थर्ड डिजिट कौन सा है? सब डिवीजन। ये एंजाइम का वो डिवीजन है विच क्लीव्स अमाइनो टर्मिनल, जो एंड टर्मिनल पे, जहां पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है सिर्फ उसी टर्मिनल पे एक्ट करेगा। ओके। देन 3.4.11.4, फोर्थ क्या हुआ? सीरियल नंबर। ये कौन सा सीरियल नंबर है? विच एक्ट्स ऑन अ ट्राइपेप्टाइड चेन। ट्राइपेप्टाइड चेन यानी क्या? जिसमें 3 अमाइनो एसिड हो, या ऐसी चेन जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके। सो ये प्रोटीन का पार्ट हुआ जिसपे ये एंजाइम एक्ट करने वाला है और कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करेगा? हाइड्रोलिसिस। उसके अमाइनो टर्मिनल पे काम कर रहा है और ये पूरी जो चेन है वो कौन सी होनी चाहिए? 3 पेप्टाइड बॉन्ड वाली, 3 पेप्टाइड बॉन्ड वाली। इसलिए उसको क्या बोला? ट्राइपेप्टाइड चेन। सो 3.4.11.4 ये वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करता है। किसका? पेप्टाइड बॉन्ड पे। कौन से टर्मिनल पे? अमाइनो टर्मिनल पे। और कौन सी चेन पे? ट्राइपेप्टाइड चेन पे। ठीक है, तो ऐसा एंजाइम कमीशन नंबर 4 डिजिट वाला हर एंजाइम को दिया जाता है। ओके। और इसकी तरीके से उसकी एक्टिविटी और उसके फंक्शन के बेसिस पे उसके इतने ज्यादा कैटेगराइजेशन किए जाते हैं, क्लास, सब क्लास, डिवीजन और सीरियल नंबर। ये हुआ किसके बारे में? एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम एक्शन। ये जितने भी एंजाइम रहते हैं उनका एक्शन कैसे होगा? अब जो भी एंजाइम है, एंजाइम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि एंजाइम कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो वो खुद का स्ट्रक्चर चेंज होने नहीं देता। एंजाइम जो रहेगा वो हमेशा खुद का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, वो रिएक्शन में चेंज लाता है, बट एंजाइम इटसेल्फ डज नॉट चेंज। ओके। और ये जितने भी एंजाइम हैं वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड को से ही अटैच होते हैं, और जिस कंपाउंड पे एंजाइम एक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। ओके। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिक्स होते हैं तब एक ट्रांजिशनल स्टेट बनती है या फिर एक ट्रांजिएंट स्टेट बनती है, जहां पे इन दोनों कंपाउंड के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड जो है वो टेम्पररी होता है। ठीक है। सो उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम का काम क्या है कि जो भी सबस्ट्रेट है उसके साथ अटैच होने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करना? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम इज डिनोटेड बाय ई, सबस्ट्रेट बाय एस। Enzyme and substrate complex forms combines to form a temporarily complex or a transient state called enzyme substrate complex और ES complex. So enzyme अपना काम करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा और उसके बाद एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स को लीव कर देगा, छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व था वो वैसा का वैसा बाहर आएगा, और ये जो भी सबस्ट्रेट है उसका कन्वर्शन किस में होगा? प्रोडक्ट में। ठीक है। सो यहाँ पे अगर डाइसैकेराइड एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, सुक्रोज अगर एक सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम उसके ऊपर उसके साथ अटैच होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा सुक्रेज और सुक्रोज का बीच में। सुक्रोज डाइसैकेराइड शुगर होगी जो 2 मोनोसैकेराइड से बनती है, और सुक्रेज ये एंजाइम का नाम हुआ, किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो सुक्रोज और सुक्रेज एक दूसरे के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन होने के बाद उसके 2 मोनोसैकेराइड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और एंजाइम सुक्रेज जो है वो लीव कर देगा। सो ये जो भी एंजाइम यहाँ पे लीव हुआ है, ये एंजाइम अगर सबस्ट्रेट और प्रेजेंट है मीडियम में, तो ये
लीव जो एंजाइम फ्री हुआ है वो फिर से जाके नए सुक्रोज शुगर से अटैच होगा और ये रिएक्शन कैरी आउट करेगा तब तक जब तक एंजाइम उसके आजू बाजू के मीडियम में डाइसैकेराइड सुक्रोज प्रेजेंट है, या फिर तब तक जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलते कि अपनी एक्टिविटी कम करनी है। ठीक है, सो ES कॉम्प्लेक्स लीव्स एंजाइम एंड प्रोडक्ट एट द एंड। सो ये जो भी रिएक्शन है या ये टाइप का जो भी हाइपोथेसिस है ये सबसे पहले दिया था माइकेलिस और मेंटन ने। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन और दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड माइकेलिस मेंटन हाइपोथेसिस। ओके, और दूसरा पार्ट इस हाइपोथेसिस का कि ये जितने भी सबस्ट्रेट और एंजाइम हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको ये कंसिडर किया गया था कि ये जो भी सबस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंगली ही एंजाइम की एक्टिव साइट रहेगी। ठीक है, एक्टिव साइट लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वो साइट जो सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करती है। सो ये अगर एंजाइम है तो ये इसकी क्या होगी, एक्टिव साइट। सो ये एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कंपैटिबल रहते हैं, ऐसा पहले समझा जाता था। तब उसको कहते थे लॉक एंड की मॉडल। तब उसको कहते थे लॉक एंड की मॉडल। इट वाज अ कन्वेंशन और इट वाज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट ईच एंड एवरी एंजाइम एक्ट्स इन दिस मैनर where it forms a compatible active site or it already has a compatible active site for its particular substrate, and these sites cannot be interfered or this site cannot change itself। इसलिए उसको परफेक्ट फिट मॉडल कहा, जैसे लॉक और की रहता है। सो हर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी रहती है और कोई भी चाबी किसी भी ताले को नहीं लगती। बट जैसे जैसे आगे रिसर्च होता गया, जैसे जैसे अपने पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते गए, वैसे वैसे पता चला कि ये जितने भी एंजाइम्स रहते हैं ये हमेशा कंपेटेबल नहीं रहते। कुछ एंजाइम्स जो है या मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से अपनी एक्टिव साइट को चेंज करता है। ठीक है, अगर एंजाइम एक्टिव साइट ऐसी है और सबस्ट्रेट का शेप ऐसा है तो ये खुद को मोल्ड करता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। तो इसलिए उसको अब कहता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, वेयर एंजाइम modifies their active site for the respective substrate। ओके, सो ये दो मॉडल है जो एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। वो एक स्ट्रिक्ट मॉडल है या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल है जो खुद को मॉडिफाई करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ओके, ये हुआ एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, देन उसके बाद है एंजाइम एक्टिविटी कैसी होती है। नेक्स्ट, एंजाइम एक्टिविटी कैसी होती है उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ एनर्जी व्हिच नीड टू बी क्रॉस्ड बाय द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं या ये रिएक्शन में वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एक लेवल ऑफ एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये जो एनर्जी का बैरियर है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। या दूसरे वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी बैरियर दैट नीड्स टू बी ओवरकम टू प्रोसीड द रिएक्शन फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है तब भी उसको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है तो तब भी उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कोई भी डायरेक्शन में जब भी रिएक्शन जाती है तब उसको एक एनर्जी लेवल पार करनी पड़ती है। दूसरी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब सबस्ट्रेट में कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जो भी उस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस जो भी है पोटेंशियल एनर्जी का, उस डिफरेंस को भी क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यह दूसरी मेथड दूसरा तरीका हुआ एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने का। ओके, अब एंजाइम सेल में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कहीं भी कैरी आउट हो सकती है अगर उसको प्रॉपर मीडियम मिलता है। बट एंजाइम क्यों इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली बायोकैटलिस्ट उनको क्यों कहता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है, हर रिएक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन चाहिए रहती है। ठीक है, और वो स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन अपन लैब में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एक लिविंग सेल में बहुत लिमिटेशन आते हैं। एक लिविंग सेल में एवरेज टेम्परेचर जो भी बॉडी टेम्परेचर रहेगा उस ऑर्गेनिज्म का वही उतना ही रहेगा, उससे बहुत ज्यादा और बहुत कम टेम्परेचर अगर होगा उस पर्टिकुलर सेल के लिए तो वो काम नहीं करेगी। ओके, सो इसलिए एंजाइम इंपॉर्टेंट रहता है। तो एंजाइम का सबसे पहला काम ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस करना, और दूसरा काम ये एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगी तो रिएक्शन को पॉइंट ए से पॉइंट बी में
जाने के लिए कम टाइम लगेगा। अगर एक पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर रिएक्शन जा रही है तो विदाउट एंजाइम इसमें 2 घंटे लग सकते हैं, बट विथ एंजाइम ये 2 मिनट में भी हो सकते हैं या फिर 10 मिनट में भी हो सकती है। दैट्स वाई एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर इंपॉर्टेंट इन एनी गिवन रिएक्शन इन अ नेचर। ओके, अब ये जितने भी एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी स्पीडली हो रही है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में इसको पीओटी डॉट ई लिखा है, ठीक है। पीओ ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑन वाई एक्सिस। सो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी एनर्जी कंटेंट प्रेजेंट है उसको अपन क्या कहेंगे सिंपल वर्ड्स में, पोटेंशियल एनर्जी। एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट और ब्रैकेट में लिखा है एक्स, एक्स यानी क्या, इनिशियल स्टेट। P मीन्स प्रोडक्ट, या Y जो लिखा है ब्रैकेट में उसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेट। X मीन्स इनिशियल स्टेट और Y मीन्स फाइनल स्टेट, ठीक है। और उसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट एंड P फॉर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे दो कर्व दिखाया गया है। ब्लैक जो डॉटेड लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में ये पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, ब्लू कलर की लाइन जो डिफाइन कर रही है वो क्या बता रही है कि ये जो भी रिएक्शन हो रही है इट इज ऑकर्ड और इट हैज ऑकर्ड विदाउट एनी एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे ई जो दिखा है, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एंजाइम के बिना इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ओके, अगर वही एंजाइम के साथ अगर ये रिएक्शन हो रही है तो वो रेड कलर से दिखा है, ये रेड कलर का कर्व क्या बता रहा है कि सबस्ट्रेट से शुरू हुआ, यहां तक मैक्सिमम लेवल पहुंची, उसके बाद नीचे गया। मतलब क्या है, ये रिएक्शन में एंजाइम के प्रेजेंस होने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, ठीक है। सो ये जो एरो दिखाया, ब्लू एरो और ये रेड एरो, ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एंजाइम। और जी यानी क्या, ट्रांजिशन स्टेट। सो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को क्या किससे डिनोट किया, सी से। अब सबस्ट्रेट यहां इस लेवल पे और प्रोडक्ट इस लेवल पे, तो ये सबस्ट्रेट के कंपेयर, और y क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की ये है और प्रोडक्ट की उससे नीचे है। मतलब प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई या ज्यादा हुई, सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई या ज्यादा हुई। ओके, अब ये प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट से नीचे लिखा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो है कम हुई है। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है मतलब सबस्ट्रेट का कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो चला गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फ्री एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। अब वो एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फॉर्म में रिलीज हो सकती है, या हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, ओके, या लाइट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है। इन जनरल बायोलॉजी या जितने भी अपने सेल में रिएक्शन होते हैं उनमें ये फ्री एनर्जी जनरली हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी को खुद का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, और ये फ्री एनर्जी अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट देयर exothermic reaction where free energy is released in the form of heat। तो वो जो हीट है वो अपनी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। ओके, सो द पॉइंट इज, ये जो भी फ्री एनर्जी है किससे डिनोट की जा रही है, डीजी। डीजी मीन्स दैट इज अ फ्री एनर्जी चेंज। ये जो भी चेंज हो रहा है कहां से, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो फ्री एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वो डिनोट करने के लिए डीजी लिखा है। ओके, अब जब ऐसी कंडीशन है जहां पे, हाँ, जहां पे सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल कम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो ये डिफरेंस रहेगा एनर्जी का वो हीट के फॉर्म में बाहर जा रहा है।
तो हीट के फॉर्म में अगर कोई रिएक्शन एनर्जी एमिट कर रही है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ओके। और एक वैसी रिएक्शन जहां पे सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल प्रोडक्ट से बहुत कम रहेगी, मतलब सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी सॉरी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है, मतलब उस रिएक्शन में एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है क्योंकि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएंगी? जब उस सबस्ट्रेट में अपन एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। मतलब ऐसे रिएक्शन में हीट जो है वो एब्सॉर्ब होगी, या दूसरे वर्ड्स में उस रिएक्शन में अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ेगी। यहां से अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। ओके। सो उस रिएक्शन को, दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है जहां पे अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए ग्राफ हुआ? ये क्या डिनोट कर रहा है? हाँ, फर्स्ट पॉइंट एंजाइम के प्रेजेंस में, दूसरा पॉइंट एंजाइम के एब्सेंस में, थर्ड पॉइंट एनर्जी लेवल के डिफरेंस की वजह से अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके। दूसरा केस एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ओके। सो नीचे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी हुई सबस्ट्रेट की, और ये ट्रांजिशन स्टेट हुई। सो सबस्ट्रेट का कंपैरिजन प्रोडक्ट में हो रहा है, बट इस केस में सबस्ट्रेट यहां पे और प्रोडक्ट यहां पे। अब ये जो डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस क्या डिनोट कर रहा है? कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी पहले इससे यहां पे थी, बट उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट में है। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ी। ये एनर्जी डिफरेंस यहां पे ऐड हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ओके। सो ये एनर्जी डिफरेंस जो ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम होगा, या फिर ये रिएक्शन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। सो ये हुआ एंजाइम के एक्टिविटी के बारे में। ओके। बाकी का पार्ट नेक्स्ट इसमें।